गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट 4 वीडियोस में हम लोगों ने टेंस कंप्लीट किए थे। टेंस के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट हो चुके थे। पूरा डिस्क्राइबली मैंने बताया था कि किस तरह का पैटर्न होना चाहिए, किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने सेंटेंसेस होते हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस को मेक करेंगे, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी थी। अब हम बुक की बात करते हैं। बुक का हमारा सबसे पहला चैप्टर है डिटरमाइनर्स। पहले तो मैं पेपर से रिलेटेड कुछ बातें बता दूं कि 8th के जो पेपर आते हैं, 8th बोर्ड में एग्ज़ाम में जिस तरह के पेपर आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ लगभग 24 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से 19 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरे ग्रामर बेस के होते हैं। अब वो ग्रामर बेस के किस तरह से होते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, उसमें कुछ जम्बलिंग सेंटेंसेस के भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शनल भी होते हैं या कुछ डायरेक्ट सेंटेंस से करने वाले भी होते हैं। तो इन सब की जो मार्किंग होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्किंग है। मार्किंग किसी की 2 मार्क्स की, किसी की 1 मार्क की है और काफ़ी क्लोज क्वेश्चंस होते हैं। उनका जो मिक्सअप होता है वो काफ़ी क्लोज होता है। तो जो भी अब हम ग्रामर के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे और इनके नोट्स बनाएंगे। यस, वन मोर थिंग, नोट्स से रिलेटेड कुछ बच्चों का जैसे कॉल आता है, वो कहते हैं कि धुंधला दिख रहा है वीडियो या हम नोट्स नहीं बना पाए। तो नोट्स बनाने कब हैं, जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और जो मैं लिख रही हूँ वो मैं बोल भी रही हूँ। तो आप अपने साथ बुक्स वगैरह लेके नहीं बैठें, बल्कि एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठें जिसके अंदर आपको जो भी मैं बोलती हूँ उसको नोट डाउन करना है। तो अभी भी अगर आपने आपकी इंग्लिश की बुक खोल रखी है तो उसको क्लोज कर लीजिए, अपने साथ में रजिस्टर और पेन ले लीजिए और जो भी मैं यहाँ से मेंशन करवाती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे नोट्स के रूप में बोलती हूँ वो आप लिखिए। उसके बाद आप अपनी बुक खोलेंगे तो ये समझाया हुआ जब आप बुक में देखेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा ग्रामर का बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है डिटरमाइनर्स, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यस, डिटरमाइनर्स हैं क्या चीज़? डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। अब डिटरमाइनर्स क्या हैं? डिटरमाइनर्स वो वर्ड हैं जो नाउन के जस्ट पहले लिखे जाते हैं। The use of noun is necessary after determiner। अब जैसे नाउन के आगे जो वर्ड आएगा वो डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर के बाद नाउन का आना बहुत ही कंपलसरी थिंग है। तो डिटरमाइनर की यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, डिटरमाइनर आर दोज वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर अ डिटरमाइनर। तो ये डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लेना। मैं बोल भी चुकी हूँ, मेरे बोलने के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स, कितने टाइप के यहाँ पर डिटरमाइनर्स होते हैं? फर्स्ट है आर्टिकल नाम आपने अब तक काफ़ी बार सुन लिया होगा। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। इनके हम बाद में धीरे धीरे जैसे से वीडियो हम इसके पार्ट्स तक पहुँचेंगे तब तक हम इसको डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे दिस इज अ सिंगुलर, दैट ऑल्सो सिंगुलर। दीज जो है वो प्लूरल वर्जन है। हम इसको क्या बोलते हैं? दिस, THIS को क्या बोलते हैं? दिस। और वहीं पर जब प्लूरल फॉर्म में आता है तो वो हो जाता है दीज। एक थोड़ा प्रेशर पड़ता है हमारे बोलने पे, दीज, THESE, दीज। उसी तरह दैट सिंगुलर फॉर्म में है और दोज जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। इनको भी हम धीरे धीरे आगे डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे। पॉसेसिव होते हैं नाउन से रिलेटेड, जितने भी प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जिनमें आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, एक्सेट्रा, लॉट ऑफ, बहुत सारे आगे भी हैं, तो वो सारे आएंगे पॉसेसिव में। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते हैं, क्वांटिटी, अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अब ये जो अ फ्यू, अ लिटिल, ये सारे जितनी भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये काफ़ी क्लोज मेजर्स बताते हैं।
लेकिन इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और कब कब यूज़ करेंगे ये हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते जाएंगे। मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी और इनफ। अब है नंबर्स। नंबर्स तो आप लोग वैसे भी बाय वर्ड भी जान चुके होंगे कि नंबर्स हम किसको कह रहे हैं। नंबर दैट मीन्स 1, 10, सम, एनी, सेवरल, ये भी नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं, तो ये सारे होते हैं नंबर्स। अब है 6th पॉइंट इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है बांटना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव में ऑल, बोथ, हाफ, आइदर, इधर, नाइदर, ईच, एवरी, ओनली, ये सारे आते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था आर्टिकल। इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइबली पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप लगभग 4th से ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th से, और जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं आर्टिकल्स के वही यहाँ पर डिस्कशन है। फिर भी हम एक थोड़ा सा लाइट डाल देते हैं आर्टिकल्स पे कि आर्टिकल कब और कहाँ यूज़ किए जाते हैं। These articles are divided into 2 categories. The articles जो है ना वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब कॉमन, जनरल, और डेफिनिट मतलब पर्टिकुलर, कोई एक खास। ठीक है, अब ये नाम से ही पता चल रहे हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आएंगे, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आएंगे, द यानी पर्टिकुलर एक चीज। ठीक है, अब यहां पर हम ए को यूज, ए इज यूज्ड फॉर वर्ड विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पर सबसे मेन चीज सुनने वाली ये है कि ए का यूज उन वर्ड्स के आगे होता है जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करते हैं। Doesn't matter whether their first letter is a vowel or a consonant. अब ए का यूज़ हम हमेशा ये एक जनरल जो बात करते हैं उसमें हमेशा ये कहते हैं कि ए एंड द, तो एन का यूज़ हम उन वर्ड्स के साथ करते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, और ए का यूज़ हम उसके साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू निकल जाते हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 21 कॉन्सोनेंट पे फोकस नहीं करना है, वो वर्ड चाहिए जो साउंड कॉन्सोनेंट का करता हो। तो ये डेफिनेशन जैसा है, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। डजंट मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, अ मैन, ये जो एम है ये कॉन्सोनेंट है, अ बॉय, बी जो है वो कॉन्सोनेंट है, अ पैन, पी भी कॉन्सोनेंट है, अ डॉग, ये भी कॉन्सोनेंट है। अब यस, अब हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी हम ए ई आई ओ यू की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो स्पेलिंग है वो स्टार्ट होती है यू से, जो एक वॉवेल है, और यूरोपियन, तो ई भी जो है वो भी वॉवेल है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि कॉन्सोनेंट साउंड पे प्रेशर डालना है, हमें साउंड चाहिए। तो जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो वो य प्रोनाउंस होती है, तो वो एक वॉवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके आगे हम ए यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट एन। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड विच बिगिन विथ वॉवेल साउंड। अब सेम जैसे वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस किया था, यहाँ पर हम वॉवेल साउंड पे फोकस करेंगे। डजंट मैटर वेदर फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल और अ कॉन्सोनेंट। अब इसमें कोई पहले भी मैंने जो ए का यूज़ बताया उसमें बताया कि ये मैटर नहीं करता है कि जो साउंड आ रहा है, जो लेटर है वो वॉवेल का है या नहीं है, हमें साउंड से इफेक्ट है, साउंड पे फोकस करना है। अब यहाँ पर वॉवेल सबको पता है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल होते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। एन एप्पल, तो ए जो है वो वॉवेल है। एन एग, ये भी वॉवेल है, ई है। तो एन एलिफेंट,
ई वॉवेल है इसलिए हमने आगे एन लगा रखा है। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। एन आवर स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से एच, लेकिन एच जो है वो साइलेंट प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए आवर जो है वो बोलने में, प्रोनाउंस में, क्योंकि एक वॉवेल निकल रहा है मुंह से इसलिए एन लगा रहे हैं। ऑनरेबल ओ से स्टार्ट हो रहा है, एच साइलेंट हो रहा है, इसलिए हमने आगे उसके एन यूज किया। तो ए एन का यूज जो है वो, ए एन को हम कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। कुछ यूजेस हैं ए एन के। पॉइंट, व्हेन नाउन इज मेंशन फॉर फर्स्ट टाइम, जब नाउन को हम फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं सेंटेंस में, तब हम ए और एन का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है अ कप ऑफ कॉफी, यानी कि क्वांटिटी, अ कप, अ मतलब अ यहाँ पर क्वांटिटी को शो कर रहा है, यानी कि एक कप कॉफी। बिफोर सर्टन नंबर्स, सॉरी एक रह गया, बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस, यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड और रेशियो। अब इसके आगे भी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। कैसे? शुगर कॉस्ट रुपीज इज, रुपीज अ किलो। अब ये जो किलो के आगे अ आया है ये यूनिट बता रहा है उसकी क्या प्राइस है, क्या यूनिट है, क्या रेशियो। इसके आगे भी हम ए को यूज करते हैं। बिफोर सर्टेन नंबर्स, नंबर्स के आगे भी हम अ यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिख रखा है अ मिलियन पीपल। अब यहाँ जो मिलियन वर्ड है वो पीपल, मिलियन जो है वो नंबर है, एक नंबर बताया कि मिलियन ऑफ पीपल, तो हमने उसके आगे अ लगाया है। टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी जैसे कई बार डॉक्टर हमें कहते हैं ना कि हमें ये टैबलेट ट्वाइस लेनी है, थ्राइस लेनी है, तो यहाँ पर एक एडवाइस जैसा एक फ्रीक्वेंसी, थ्राइस अ डे। तो जो ये थ्राइस वर्ड यूज हुआ है अ डे, ये हम फ्रीक्वेंसी के रूप में ले रहे हैं, इसलिए हम इसमें इन अ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, जब एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन हम उसको मेंशन कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी, पीछे एक मार्क लगता है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के आगे हमने अ लगाया, और क्योंकि एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन था इसलिए हमने इसमें अ यूज किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल द की। दो टाइप के आर्टिकल से, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में ए और एन हमने कर लिया, डेफिनेट आ रहे हैं, डेफिनेट में अब हम द पढ़ेंगे, राइट। द कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स में भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह के, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो द है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स के साथ यूज होगा। इट स्पेसिफाई द पर्सन, प्लेस और थिंग। स्पेसिफाइड मतलब जब हम पर्टिकुलरली किसी एक चीज की बात करते हैं, स्पेसिफाई कोई एक खास चीज की बात करते हैं, तब हम उसको द में यूज करते हैं। अब यूजेस ऑफ द, बिफोर अ सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर क्लास और अ ग्रुप। किसी भी पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप की बात करते हैं, जैसे किसी स्टाफ की बात ले ली हमने ना, द स्टाफ इज इन द मीटिंग, इन अ मीटिंग। अब यहाँ पे स्टाफ के आगे द लगा, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टाफ की बात कर रही है। स्टाफ तो बहुत सारे होते हैं, मेडिकल स्टाफ भी होता है, पुलिस स्टाफ भी होता है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम्स। आपके एक्सरसाइज की 2.2 की वर्ड प्रॉब्लम 5 तो हमने सॉल्व की थी। अब नेक्स्ट है और वो सॉल्व करेंगे। द length of rectangle
exit its breadth by 7 centimeter. If length is decrease by 4 centimeter and the breadth is increased three centimeter. The area of the new rectangle is, क्वेश्चन आप नोट करना, the area of the new rectangle is same as the area of the original rectangle. Find the length and breadth of original rectangle. Yes, look carefully. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, सबसे फर्स्ट तो आपको इसको रीड करना है और कैसे क्या इक्वेशन फॉर्म करनी है ये बताना है. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सिट इज ब्रीथ बाय 7 सेंटीमीटर. इसका मीन्स ये हो रहा है कि जो यू नो वेरी वेल रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ दोनों होती है. अब इसमें क्या है कि जो रेक्टेंगल हमें इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी है क्योंकि हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू नहीं दे रखी और वही हमें फाइंड करनी है. तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सिट इज ब्रीथ बाय 7 सेंटीमीटर. इसका मीन्स ये हो रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रीथ से कंपेयर किससे हो रहा है, ब्रीथ से, और ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, एक्सिट मीन ज़्यादा. इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ को क्या कर दिया आफ्टर, मतलब अभी तो आपकी ब्रीथ बाय 7 सेंटीमीटर और लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर. लेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर. बाद में क्या कर दिया कि ब्रीथ को क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर है इंक्रीज कर दिया. द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल का एरिया होगा इज सेम एज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. ओरिजिनल रेक्टेंगल का मीन्स जो पहले वैल्यू थी x और हम जो भी लेंगे वो. फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रीथ एंड लेंथ और ब्रीथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल. अब हमें ओरिजिनल रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड करनी है. तो उससे पहले हमें क्या लेंगे, ब्रीथ से कंपेयर होगा कि ब्रीथ से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है. तो इसका मीन्स ब्रीथ क्या ले लेंगे हम x. तो सबसे फर्स्ट आपको लिखना है लेट द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल bx लेंथ. तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ x प्लस 7. सपोज हमने ये एज्यूम कर दिया तो एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल L इंटू बी होगा फॉर्मूला. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो. x प्लस 7 ये तो लेंथ हो गई इंटू और x. तो इसके में
या तो इसको आप अभी सॉल्व कर दो या फिर हम नेक्स्ट टाइम में कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। आप अभी भी सॉल्व कर सकते हो। क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स का मीन्स होगा x इंटू एक्स स्क्वायर और 7x स्क्वायर। हमें आपको पता है कि वेरिएबल हमेशा पीछे आता है और कांस्टेंट वैल्यू आगे आती है, तो x 7x स्क्वायर। देन इंक्रीज, इफ द लेंथ इज इंक्रीज, डिक्रीज, अब लेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। नाउ लेंथ इज डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम, सो तो लेंथ, अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, फिर से न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, x प्लस 7। पहले तो आपकी x प्लस 7 थी, अब इसमें से क्या हो जाएगा, x प्लस 7 और माइनस 7, सॉरी माइनस 4 है, 4। इफ़ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4, तो 4 से फर्स्ट तो ये थी x प्लस 7 और माइनस 4। अब ब्रीथ क्या हो जाएगी, ब्रीथ इंक्रीज की है, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर इंक्रीज की है, तो ब्रीथ क्या हो जाएगी, x प्लस 3। यस, यस, न्यू लेंथ भी आ गई और न्यू ब्रीथ भी हमने ले ली। अब न्यू, इसका भी एरिया न्यू होगा, सो न्यू एरिया सेम एज इट इज L इंटू बी, L। अब L की वैल्यू आपको क्या लेनी है यहाँ पर, x प्लस 7 माइनस 4। अब यहाँ x प्लस 7 माइनस 4, तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 4, तो x प्लस 3, वी कैन राइट x प्लस 3 इंटू ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3, x प्लस 3 लिया था, तो x प्लस 3। क्लियर, इसको भी आप सॉल्व कर दो, यही x 3 इंटू 3 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये आपकी क्या हो गया, न्यू एरिया। अब इसमें ये दे रखा है नेक्स्ट कि दोनों एरिया सेम द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल से न्यू एरिया सेम है, तो दोनों को इक्वल में ले लेंगे और दोनों में इक्वल के बाद हम लेंथ और ब्रीथ दोनों फाइंड कर लेंगे। यस, फर्स्ट का हमारा जो एरिया आया था जो लास्ट टाइम जो एरिया आया था x इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 9 यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ही होगा, तो इसको आप सॉल्व कर देना डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 7, वही 7x स्क्वायर आया था हमारे लास्ट टाइम ने जो ओरिजिनल फाइंड किया था एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, या इक्वल का साइन आएगा, दोनों एरिया इक्वल में आ रहे हैं ना इसीलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स से करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे 3x, और 3 को एक्स से करेंगे 3x, और प्लस 9। यहाँ 7x भी आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कर चुका है, कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7x इक्वल्स टू 6x प्लस 9, 7x बाई टी भी कर देंगे, तो x इक्वल्स टू 9। तो 9 हमारी क्या थी, हमने x की वैल्यू क्या ली थी, ब्रीथ, x की वैल्यू क्या ली थी हमने, ब्रीथ। तो ब्रीथ हमारी क्या हो गई 9 सेंटीमीटर, और लेंथ स्टार्टिंग में क्या ली थी हमने, x प्लस 7, तो 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से लेंथ और ब्रीथ हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट इंफॉर्मेशंस ऑफ सोर्सेज जो भी थे कि किन किन सोर्सेज से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इतिहास के बारे में, और किस प्रकार ब्रिटिश लोग उनको प्रिजर्व करके रखते थे, कैसे प्रिजर्व करके रखते थे, उनको सीरीज़ में प्रिजर्व करके रखते थे ताकि उनको आसानी से ढूंढा जा सके। साथ ही साथ सेंसस के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से उस समय जनगणना होती है, और ये अभी के हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि हम किस प्रकार से रिकॉर्ड को सेव करके आसानी से रख सकते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपको नहीं पता हो लेकिन आप कभी अपनी फैमिली में डिस्कस करना कि आपकी जो अपने यहाँ पर भी जो जनसंख्या की काउंटिंग होती है, सेंसस जो होते हैं, और हमारे यहाँ पर भी तहसील में चले जाओ या कभी भी, तो वहाँ पर हमारे पूरे फैमिली का इवन सबका डेटा होता है कि पहले वो घर किसका था, कहाँ पर था, एड्रेस, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग को वहाँ से मिल जाती है। तो हम लोग को ये चीज़ें कहाँ से क्यों मिलती, कैसे मिलती है? अगर उन लोगों ने इन चीज़ों को सुरक्षित करके नहीं रखा होता तो क्या हमको मिला? एक सिंपल सी बात है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया लिख लिया, उन लोगों ने लिख लिया और छोड़ देते, उसको कोई सुरक्षित नहीं करता, उसको कोई सही जगह से रखा नहीं जाता, उसकी देखभाल नहीं की जाती, तो अब तक उसके पत्ते आप लोगों को मिलते नहीं मिलता। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन हम को दिखते नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी ऑफिशियल्स वर्क होते हैं उन रिकॉर्ड्स को हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और आजकल एक नया आ गया कि आप लोग देखते हो ना, ऑफिसेस में बहुत सारी फाइलें ज़रूरी हो जाती है, तो आजकल हम लोग किस पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वहाँ पर आप लोग को पेपर वर्क कम करना पड़ता है और आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करके रख सकते हो। और कंप्यूटर में भी ये फैसिलिटी होती है कि आप जब तक उस फाइल को सेव करना चाहते हो उसको सेव कर सकते हो, साथ ही उसकी और किसी को ट्रांसफ़र करना हो फाइल को और उसकी डुप्लीकेट बनानी हो, सारा काम उसको कर सकते हैं। हम उसको पेन ड्राइव में प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके अलावा हम सीडी में ले सकते हैं। अब सीडी का इतना यूज नहीं होता है, लेकिन हम पेन ड्राइव है, आजकल तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जिससे हम अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन पहले ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो पहले जो रखा जाता था वो पेपर में ही लिखा जाता था और पेपर में ही उसको व्यवस्थित फाइलिंग की जाती थी।
The official records of the British administration served as important source of history of this period. उस समय के सबसे important source जो कहलाएंगे हिस्ट्री के, वो क्या कहलाएंगे? सारे records कहलाएंगे. The British ruler believed that every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigations should be clearly written up. British rulers क्या करते थे? विश्वास करते थे every instruction, कोई भी उनका इंस्ट्रक्शंस हो, कोई भी प्लान हो, कोई पॉलिसी हो, कोई उन्होंने डिसीजन लिया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई इन्वेस्टिगेशंस का मतलब होता है पूछताछ करना, किसी प्रकार की इंक्वायरी करना, तो उन सभी चीज़ों को वो क्लियरली रिटन फॉर्म में लिखते थे. दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू. ये क्या किसके लिए आवश्यकता था? प्रॉपर स्टडी, ताकि अच्छे से उसका अध्ययन किया जा सके. एंड डिबेट अबाउट एन इशू, कभी कोई इशू होता है किसी बात को लेकर, आप लोग देखते हो ना, हम लोग कभी कोर्ट में जाते हैं तो आप लोगों से प्रूफ पूछा जाता है कि इसका प्रूफ दो. अगर आपने उस चीज़ को, अब जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ कुछ भी होता है तो उसका मोबाइल में पिक ले लेते हैं, एक प्रूफ हो जाता है अपने पास में. तो यहाँ पर पहले क्या था, लोगों के पास वो पेपर्स होते थे जिससे अगर कोई इशू होता था, कोई बात होती थी, तो उसके लिए वो प्रूफ के रूप में भी काम करती थी. Hence, they carefully preserved all official records and created several archives for the purpose. The India office records themselves had a very interesting history. There were different levels of care of the records over the years, but interest in preserving them was established very early. यानी कि अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्निक्स आती गई और लोगों में बहुत इंटरेस्ट होता गया कि इन रिकॉर्ड्स को कैसे हम लोग और केयर कर सकते हैं और बहुत सालों तक इनको संभाल के रख सकते हैं. लेकिन लोगों के अंदर जो प्रिजर्व करने की जो प्रोसेसिंग थी, जो इंटरेस्ट था, वो पहले से आ गया था. अ कीपर और ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स वॉज अपॉइंटेड इन 1771. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? एक कीपर अपॉइंट किया था. कीपर क्या करता है? केयर टेकर, जो क्या करता था? उन रिकॉर्ड्स की देखभाल करता था. ये कब किया था उन्होंने? 1771 में. ये अंडरलाइन कर देना, ये पूरा पैराग्राफ. विद मिशन टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स एंड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. जो क्या करता था? विद मिशन टू अरेंज करंट रिकॉर्ड्स, जो उस समय के करंट रिकॉर्ड्स होते थे उनको अरेंज करने का काम होता था, और जो पहले के जो रिकॉर्ड्स है उनको प्रिजर्व करने का काम करता था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नेंस इन इंडिया, an increasing number of documents were sent to London and incorporated into the records. जब धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उसका क्या हो गया था? एंड अप हो गया था. एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर सेंट टू लंदन. तो उस समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि उनको कहाँ पर भेजा गया था? लंदन. एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड्स. इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस एवर. However, when the control of India was transferred to the India office, they set up a committee to review the record. अब उसमें से कुछ जो रिकॉर्ड्स थे उनको वापस इंडिया के ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया, और उस समय एक कमेटी बैठी थी, तो उसने क्या किया? उसका रिव्यू द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको रिव्यू किया. रिव्यू का मतलब होता है फिर से पुनः देखना उनको. On the committee's recommendations, more than 300 tons of record were sold as waste paper. उस कमेटी की सिफारिश पर, रिकमेंडेशंस का मीन्स होता है सिफारिश, उस कमेटी की सिफारिश पर मोर देन 300 टन्स यानी कि 300 टन से भी ज़्यादा रिकॉर्ड जो थे वेस्ट पेपर के रूप में चले गए थे. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों को ध्यान नहीं रहा होगा, तो उन लोगों ने एक ही पेज की बहुत सारी फोटोकॉपीज बना दी होगी. इस कारण, यही कारण हो सकता है मुख्य, या फिर हो सकता है कि किसी ने कहा हो कि मुझे भी इस पेपर की रिक्वायरमेंट है, मुझे बाद में उन पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो सब ऐसे वैसे डाल देते. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. 300 टन्स जो पेपर था वो क्या हो गया था? वेस्ट हो गया था. Although this was certainly a great loss to the collection, there are evidence that many of these records were duplicates और contained a very relevant information. अब इसमें दे रखा है कि बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज़ बन गई थी और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो सेम हो गई थी. उसकी वजह से 300 टन्स जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या हो गए थे? वेस्ट हो गए थे. But this official record do not tell the complete truth because these records were written by official of that time. लेकिन अब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो एकदम सच है, क्योंकि दिस रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल ऑफ दैट टाइम.
इस लाइन को ध्यान से समझना। दिस रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम। जिस समय की सरकार होती है हमेशा वह सरकार जैसा लोगों को कहती है वही वैसा काम किया जाता है। तो यहाँ पर भी उस समय ब्रिटिश लोगों की सरकार थी, उन लोगों ने रिकॉर्ड्स तो रखे, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड थोड़ी रखा होगा, उन्होंने कभी कोई गलत काम किया होगा तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। उन्होंने जो अच्छे काम किए होंगे उसके रिकॉर्ड बनाए होंगे, इसलिए इसको कंप्लीटली ट्रूथ, कंप्लीटली सच नहीं कहा जा सकता। दे रोट whatever the ruler of that time said that what they thought। अब ये दे रखा है they wrote, उन्होंने क्या लिखा होगा, whatever the ruler of that time, उस समय के जो शासक कहते थे वो, and what they thought, वो क्या सोचते थे। they hide the fact they want to hide and show one aspect of the event। वो जो सच्चाई होती थी उसको नहीं बताते थे, उसको तो वो क्या करते थे, छुपा देते थे। The records show the act taxes introduced by the British to mark their success, but they do not represent how this act and tax affected Indians। उन लोगों ने ये तो बताया था कि वो भारतीयों से किस प्रकार से टैक्स लेते थे, कैसे करते थे, लेकिन उससे भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता था इसके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के अंदर कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग भारतीयों से टैक्स लेते थे। हाउ इंडियंस सफर ड्यू टू दिस स्टेप्स, और भारत के लोगों ने उस समय कौन कौन से स्टेप में सफ़र किया है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आई है, ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड्स में नहीं होता है। द ऑफिशियल रिकॉर्ड टू रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल्स आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड सिचुएशंस ऑफ इंडिया ऑफ एवरी स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी। दे रखा है दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड सिचुएशंस। उस समय भारत की क्या स्थिति थी, क्या रिएक्शंस थे, उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स हमको नहीं मिलता है। The record tell us about British work for the betterment of Indians, but do not tell about the needs of people of India। अब वो ब्रिटिश लोगों के अच्छे जो काम किए थे भारतीयों के लिए वो तो बताते हैं, लेकिन बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन भारत के लोगों की उस समय क्या आवश्यकताएं थी, क्या उन लोगों को रिक्वायरमेंट थी, उसके बारे में कैसी कैसी उनकी स्थिति थी उसके बारे में वो नहीं बताते हैं। यहाँ पर अपना ये फर्स्ट लेसन हाउ, व्हेन एंड वेयर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चन है वो आप फिल कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। लेसन फर्स्ट का पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। हाँ, नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे सॉइंग ऑफ सीड्स करते हैं। सीड्स को सॉ करने का जो काम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप होता है। उसमें से सीड्स में क्या क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो प्लांट हेल्दी फॉर्म में ग्रो करे। तो उसमें मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स क्लियर किए थे जिनको आपको नोट्स बनाने को बोला था। अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। The process of spreading the seeds in the soil to germinating is known as sowing. For sowing seeds are the following points must be kept in mind. For before sowing, ये process का नाम है। The process of spreading the seeds in the soil to germinate is known as sowing। एक फरोज बना दी, उस फरोज में सीड्स को डाल दिया। अब सीड डीप होने के बाद वो एक्सप्लोड होंगे, फटेंगे। सीड का कोड जो है वो एक्सप्लोड होगा। फटने के बाद उसमें से प्लमल एंड रेडिकल दो फॉर्म निकलेंगे। उसकी वजह से सीड से एक सीडलिंग यानी बेबी प्लांट बनेगा। तो वो पूरी प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं सीडलिंग। बेबी प्लांट जब ग्रो करता है उसको बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यानी बीज का अंकुरण होना, बीज का फूटना। फॉर सॉइंग सीड्स, द सॉइंग ऑफ द सीड्स यानी सीड के सॉइंग होने के बाद द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमारे माइंड में हमें रखना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड। प्रॉपर स्पेस मतलब ये कि आपने देखा होगा, आप जब दूर से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हर एक सीड बेबी प्लांट के बीच में और दूसरे बेबी प्लांट के बीच में प्रॉपर स्पेस होता है। आपको भी सोच के लगता है कि ये क्या स्केल माप के करते होंगे सारे फार्मर्स? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर एक स्पेस रखते हैं। उनको ये पता होता है कि हर एक बेबी प्लांट के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अब आपके माइंड में आएगा कि स्पेस क्यों होना चाहिए। आपको भी जैसे करते हैं ना, हम एक अच्छा दिखने के लिए नहीं, ये नहीं कि दूर से उस फील्ड को हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कितना सुंदर फील्ड है। वो सुंदरता के लिए या ब्यूटीफुल को प्रोवाइड करवाने के लिए हम वैसा नहीं करते। वैसा इसलिए करते ताकि दो बेबी प्लांट के बीच में अगर प्रॉपर स्पेस रहेगा तो दोनों के बीच में कॉम्पीट नहीं होगा। यहाँ मतलब ये कि एक बेबी प्लांट जब ग्रो करेगा तो वो दूसरे को क्या करेगा,
कॉम्पीट करेगा, वहाँ की न्यूट्रिएंट, वहाँ का वाटर, वहाँ का सनलाइट, सारी चीज़ों को वो एब्जॉर्व कर लेगा, तो दूसरे पास वाले प्लांट को वो सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में मिल नहीं पाएगी। तो ये हो सकता है कि एक अच्छे से ग्रो करे, उसके पास वाला ग्रो नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन ना हो, ऐसी सिचुएशन ना बने, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेस छोड़ते हैं, यानी एक सीड और दूसरे सीड के बीच में इतना स्पेस देते हैं ताकि उस ये सीड ये बेबी प्लांट यहाँ उग रहा है, दूसरा यहाँ उग रहा है, तो इसको यहाँ की सॉइल में से न्यूट्रिएंट मिल जाएगा तो दूसरे को यहाँ से मिल जाएगा, दोनों के बीच में किसी तरह का कॉम्पीट नहीं होगा, कॉम्पिटिशन। Proper spacing of the seed must be ensured. This is because overcoming of the seeds, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब भी seeds overcome यानी मिट्टी सॉइल से बाहर आए, overcoming of seed may result in the shortage of nutrients. Air, sunlight, water can kill the seedling. अगर उस प्लांट को एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स या सनलाइट किसी भी चीज़ की कमी होती है तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि हम बहुत सारे प्लांट को उगा देते हैं लेकिन सारे प्लांट ग्रो नहीं करते। प्लांट्स वही सीड जर्मिनेट होंगे जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। फेवरेबल कंडीशन यानी सूटेबल कंडीशन, जिसमें उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर सब कुछ जिसको मिलेगा वही ग्रो कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट, द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर स्पेस, मैंने बता दिया। वाटरिंग देम और ट्रांसप्लांटिंग देम इज ईजी, उनको एक प्रॉपर स्पेस में उगाएंगे ताकि उनमें वाटर का भी ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके। एंड ट्रांसप्लांटिंग देम इज इजी। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रोज क्रॉप। एक होता है प्रॉपर रोज, यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट ये बताया है कि उनको प्रॉपर स्पेस देके एक फिक्स इंटरवल या फिक्स डिस्टेंस में उनको उगाना है। सेकेंड पॉइंट ये आ गया है, द सीड्स, थर्ड पॉइंट सेकेंड सॉरी, द सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज। रोज यानी लाइन में उगाना है। सब सारी जो प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि प्लांट को प्रिपेयर करते हैं तो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, तो फील्ड को प्रिपेयर करने से पहले उसमें बहुत सारे फरोज बनाते हैं, खाँचे बनाते हैं, जिसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पाले बनाते हैं। पाल बनाते हैं, उस पाल में एक एक लाइन, एक एक सीड की लाइन होती है जो फिक्स डिस्टेंस पे होती है। तो फरोज में प्रॉपर रोज में उगाने से क्या होता है कि उसको वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली अच्छे से सप्लाई हो सके। दैट इज सो इजी। कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन आर ऑल रो क्रॉप। कॉटन, पोटैटो, मेज और सोयाबीन ये सारी जो है वो रोज में उगने वाली क्रॉप्स। द सीड मस्ट बी सोन एट रीजनेबल डेप्थ अंडर द सॉइल सो दैट दे गेट एयर, वाटर एंड suitable temperature to germinate। क्या लिखा है? The seed must be sown at a reasonable depth under the soil so that they get air। आपने भी कभी ट्राई किया होगा, बचपन से देखा होगा आपने कि आपके हाथ में कोई सीड आया तो आपने सोचा होगा कि क्यों ना मैं इसको ग्रो करवा दूँ, देखता हूँ कितना बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है। तो आपने देखा होगा कभी आपके हाथ से सीड ग्रो कर लिया होगा, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा कि सीड डालने के बाद प्रॉपर वाटर, सनलाइट सब कुछ देने के बाद भी वो उगा नहीं। तो उसका बहुत सा रीज़न हो सकता है, या तो उसको न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है, द सीड मस्ट बी सोन इन रीजनेबल डेप्थ। डेप्थ यानी गहराई। अगर आपने उस सीड को सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप कर दिया है, बहुत अंदर डाल दिया, तो उसको एयर, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सॉइल में बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। अगर डीप ज़्यादा हो गया तो उसको ये सारी चीज़ें जो ऊपर से मिल रही थी वो उसको नहीं मिल पाएगी। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो भी सीड ग्रो नहीं करेगा। डेप्थ अंडर द सॉइल सो दैट दे गेट एयर, वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट। अगर उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई तो वो ग्रो नहीं करेगा। इसके थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? Their seeds must be sown at a reasonable depth। आपको ये लाइन डालनी है, reasonable depth मतलब एक फिक्स डेप्थ यानी गहराई में ही उस सीड को आपको डालना है, ताकि so that they get air, water and suitable temperature, ताकि उसको एयर, वाटर, टेम्परेचर सब कुछ suitable environment में मिल जाए। If they are sown too deep, they may suffocate without air, and if they are spread on the soil, they may be eaten by the birds। eaten up by the birds मतलब ये हुआ, ये ऐसा क्यों करना चाहिए मैंने रीजन वैसे बता दिया, पर एक लाइन यहाँ लिखी है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। दे आर सोन टू डीप। अगर आपने किसी सीड को बहुत ज़्यादा डीप में डाल दिया है तो बुक की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे? दे में सफोकेट, यानी वो सीड सॉइल के अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? सफोकेट हो जाएगा। सफोकेट तो आपको पता ही है, मतलब ये कि उसको एयर और वाटर की कमी हो जाएगी, सनलाइट उसको नहीं मिल पाएगा,
ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी। जब हवा किसी चीज़ को नहीं मिलती है, हमें नहीं मिलती है, तो हम यही बोलते हैं कि रूम में सफोकेशन होता है, सफोकेट। तो वो सीड सफोकेट हो जाएगा विदाउट एयर एंड इफ दे आर स्प्रेड ऑन द सॉइल। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपने बहुत ऊपर सीड को डाल दिया तो क्या होगा, तब भी वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? स्प्रेड द साइड दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स। मतलब ये कि ज़्यादा आपने अगर उसको ऊपर रख दिया है तो वो कुछ बर्ड्स आएंगे और उसको जैसे बर्ड्स में आपने देखा होगा बहुत सारे फार्मर्स जब हल जोतते उसी टाइम जब वो बीज डालते हैं तो पीछे पीछे 2-3 बर्ड्स पीछे पीछे घूमते, वो उसी टाइम उस सीड को सॉइल में से निकाल के खा जाते हैं या ले लेते, इकट्ठा कर लेते। पर वो बर्ड्स पीछे पीछे क्यों घूमते? क्या वो उनकी हेल्प कर रहे हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, जो फार्मर सीड को डाल रहे हैं वो एट ए टाइम उसी सीड को निकाल के दे जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमें एक प्रॉपर डिप्थ में सीड को अंदर डालना चाहिए, ज़्यादा डीप भी नहीं हो और ज़्यादा अपर साइड यानी लोअर अपर सरफेस जो होता है सॉइल का वहाँ पर भी नहीं हो, इजीली बर्ड्स को भी नहीं मिल पाए और इजीली उसको एयर भी मिलती है। ये कुछ पॉइंट्स थे सॉइल ऑफ गुड सीड्स, मतलब सीड्स को सॉ करने से पहले कुछ पॉइंट्स थे जिन बातों को हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए। एक्टिविटी है, आप इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट step with you, seed must be sown in proper season। वो डेप्थ वाला पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। उसके बाद कंटिन्यू ले रहे हैं हम फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट में लिखा है सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन। सीड को एक प्रॉपर सीजन में उगाना चाहिए। वही चीज़ है जिससे पहले बताया था, खरीफ और रबी, पर्टिकुलर हर सीड का हर प्लांट का एक सीजन होता है, उसी सीजन में उसको ग्रो करवाओ तो वो फटाफट से ग्रो होता है। Must be sown in proper season. Soil must be prepared well so that it has adequate moisture contained for the germination of seed. Soil must be prepared well so that it has an adequate moisture contained. मतलब ये कि सॉइल अच्छा होना चाहिए, ऐसा सॉइल जिसको सॉइल में डालते ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको मैं एग्जांपल देती हूँ, ऐसे कुछ दाल पल्सेस रखते हैं ना हम, कुछ ग्रेन सीड वो भी भिगोते हैं, तो कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको रात भर भिगोने के बाद भी वो स्मूथ नहीं होते। बहुत से सीड ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने, जब आप वो ब्लैक वाले जो देसी चने जिसको बोलते हैं आप ग्रेन सीड, वो भिगो के जब आप खाते हो तो उसमें से एक आधा सीड ऐसा होता है जो क्या होता है, पूरी रात पानी में रहने के बाद भी वो स्मूथ कोटिंग नहीं हो पाती, मतलब वो हार्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। मतलब ये कि उसका सीड कोट ऐसा हो जाता है जो वाटर को अंदर माइक्रोपाइल से जहाँ से पानी एंटर होता है सीड में, वहाँ से पानी अंदर एंटर नहीं हो पाता और वो सीड वैसा के वैसा रह जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल, अच्छा सीड होना चाहिए। एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट टू द जर्मिनेट ऑफ द सीड्स। सीड तभी जर्मिनेट होता है, सबसे पहले कोई भी सीड अगर सॉइल में डीप करते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि गीली मिट्टी की वजह से या वाटर की वजह से वो सीड का कोट जो होता है, सीड कोट यानी सीड का आउटर लेयर, सीड का आउटर लेयर जो होता है उसको सीड कोट बोलते हैं। वो सीड कोट स्मूथ होना चाहिए। अगर वो स्मूथ होगा तभी उसमें माइक्रोपाइल से पानी एंटर होगा। पानी एंटर होने के बाद वो सीड कोट और स्मूथ हो जाएगा और स्मूथनेस की वजह से उसमें जब पानी भर जाएगा तो उसका सीड कोट एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी वो बीज फट जाएगा। फिर उसमें से एक ऊपर निकलेगी, बार बार बोलती हूँ मैं, प्लमल, PLUMUL, और नीचे की तरफ एक निकलेगी जिसको बोलते हैं रेडिकल। देखा होगा ना, अपने सीड्स को भिगो के रखते हैं तो उसमें ब्रांचेस निकलने लगती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना बनती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्लमल और रेडिकल। तो वैसा सीड होना चाहिए, प्रॉपर एडिक्वेट मॉइस्चर वाला, ऐसा सीड जो मॉइस्चर को एडिक्वेट करे। मैं हर एक लाइन को बहुत बार आपको समझा रही हूँ, आप एक एक वर्डिंग को ध्यान में रखना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। Crops like wheat and rice are not grown in rows। कुछ क्रॉप्स होते हैं, मैंने अभी थर्ड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में आई थिंक देखा था, रोज में सीड्स को उगाए जाते हैं, जैसे कॉटन को रोज में उगाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स की सीड ऐसे होते हैं जिनको रोज में नहीं उगाते। क्यों ऐसा? द सीड्स ऑफ दिस प्लांट आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड। उनको ऐसे बिखेर देते हैं। कितने सीड्स ऐसे होते हैं जैसे इनको ऐसे ही डाल देते हैं, स्कैटर्ड यानी बिखेर देते हैं। Broadcast over the field when the seeds are scattered randomly with the help of hand of the soil। hand of the soil मतलब soil में अपने हाथों से ऐसे फेंक देते, scattered बिखेर देते। Method is called broadcasting। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं broadcasting, जिसमें सीड्स को हाथ
हाथ की मुट्ठी में लिया और उसको ऐसे फैला दिया, फेंक दिया, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इन दिस मेथड सीड्स आर सॉन मैन्युअली, इंसान के द्वारा ही हो रहा है, मैन्युअली हो रहा है। स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड, पूरे एंटायर फील्ड में उसको स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। विथ नो यूनिफॉर्मिटीज ऑफ रो, इसमें कोई यूनिफॉर्मनेस नहीं होती, यानी रोज में, प्रॉपर लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। अब आप ये भी सोचोगे कि एक सीड को पकड़ के उसको प्रॉपर डेप्थनेस में अंदर धंसाना और एक ऐसे स्कैटर्ड कर देना, ब्रॉडकास्टिंग कर देना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। नो प्रॉपर स्पेसिंग, दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो सीड्स पास में टूट जाए, दो सीड बहुत दूर डिस्टेंस से हो जाए। प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल। ड्रिल सॉइंग द ड्रिबलिंग मेकिंग स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड फॉर सीड्स। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पहले से सॉइल का जो फील्ड बना हुआ है, फील्ड में पहले से थोड़े थोड़े छेद करके रखो, ताकि जिस पे सीड गिरेगा वो डायरेक्ट छेद में गिरेगा। फिर उसको एक लेवलर, वुडन जो लेवलर होता है, वो लेवलर उसके ऊपर घुमा दो, तो वो सारे सीड ज़्यादा डीप में भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, सॉइल से कवर हो जाएंगे। ड्रिल का मतलब है छेद करके रखो सारी सॉइल में। ड्रिबलिंग का मीनिंग होता है मेकिंग स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में छोटे छोटे स्मॉल होल्स बना दो। आर बेटर मेथड ऑफ सोइंग द सीड्स वंस द सीड्स आर पुट इन जस्ट द होल्स। एक बार सीड को जब उस होल में डाल दिया जाता है, दे आर देन कवर्ड विद द सॉइल, फिर उसके ऊपर वापस लेवलर से सॉइल को कवर किया जाता है। दिस सेव्स टाइम एंड लेबर एंड प्रिवेंट्स द डैमेज ऑफ सीड बाय बर्ड्स। वापस लेवलर करना जरूरी है ताकि वो सीड सॉइल के अपर सरफेस पे दिखे नहीं और बर्ड्स उसको निकाल के लेकर ले जाए। A simple seed drill has a long pipe. ये सीड ड्रिल का पार्ट है, ये समझ लीजिए आप इसको। फनल शेप है जहाँ से सीड को पोर किया जाता है, अंदर डाला जाता है। यहाँ से ये फनल, ये पाइप्स है, ये सारे पाइप्स हैं, और ये आप देखोगे इन सारे पाइप्स को, तो ये सारे पाइप एक डिफरेंट गैप में लगे हुए, इनके बीच में फिक्स गैप है, यहाँ से कम है पर यहाँ से आने के बाद ये ब्रॉड होगा। इन सब में से ये सीड डालेंगे हम। अब ये सिर्फ जो प्लॉ होगा, ये तो क्या करेगा, खेत को ऐसे प्लॉइंग करेगा, हल जोतेगा, यानी खेत को पूरा ऊपर नीचे सारी मिट्टी को ऊपर नीचे लेके आ जाएगा। ये पाइप्स लगे हुए हैं, ये फनल है जहाँ से सीड जो होगा वो सॉइल में एंटर हो जाएगा। ये इसका डायग्राम दे रखा है। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप विद अ फनल। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने जो ये चीज़ पढ़ी है वो क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अ सिंपल सीड ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप विद अ फनल एट द टॉप। वहाँ पर एक फनल होता है सबसे ऊपर की तरफ। It is tied to the plow. Some seed drill have a common funnel with 5-6 pipe. 5-6 ये common होते हैं, किसी में 5-6 होगा, किसी में 1-2-3 हो सकता है। Seeds are put in the funnel and distributed through pipes in rows. यहाँ पे pipes में distribute हो जाएंगे वो सारे। Distributed through pipes in rows attached to the plow. Seed drills may be driven by animals or tractor. दोनों की तरह इसको चलाया जा सकता है। A drill ensures that the seeds are properly spaced and the seeds go into the soil up to the right depth. वही चीज़ें, ये ऐसा इसलिए होता है ताकि एक पर्टिकुलर फिक्स डेप्थ में ये चीज़ें जो है वो डीप हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ये डायग्राम से आप समझ जाओ इसको। A seed drill by driving by animals। ये यहाँ तक छोड़ते हैं, इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको समझ के एक बार और रीड करना, जो चीज़ मैंने समझाई है आपको डेफिनेटली याद रहेगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल लेसन 2 सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था। सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव के 4 प्रकार बताए थे मैंने, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव थे। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यह भी हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव हर परिस्थिति में हर जगह रह सकते हैं, भले वो शीत प्रदेश हो, मरुस्थल हो, जल हो, किसी भी परिस्थिति किसी भी जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आज अपन नेक्स्ट बारे में पढ़ेंगे इसके सूक्ष्म जीव और हम, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक।
दोनों ही हैं। सूक्ष्म जीव से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। लाभ पढ़ेंगे, देखो आपके सामने है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक आदि बना, पनीर वगैरह ये भी बना सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनते हैं। उसके अलावा भी देखो आप, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जो पर्यावरण होता है उनको स्वच्छ रखने के लिए, उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, जैसे आपने फर्स्ट लेसन के अंदर पढ़ा था अपन ने, खाद बनाना, खाद जो खेतों में बनाते हैं वो खाद एक कार्बनिक अपशिष्ट है जो जंतु और पौधों के अपशिष्ट से बनता है। जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष आदि से ये जो कार्बनिक अपशिष्ट बनता है। अच्छा, इनका अपघटन जीवाणु के द्वारा होता है। जैसा कि खाद्य पदार्थ के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, खाद के बारे में, तो इनका अपघटन जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। जैसे देखो आप, अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है और हानि रहित पदार्थ भी बनते हैं, जैसे आपके छिलके वगैरह या अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको अपघटन कर देते हैं और अपघटन करके वो नष्ट कर लेते हैं। ओके, और भी नेक्स्ट जैसे अपन फर्स्ट वापस पढ़ेंगे, दही और ब्रेड का बनना। जैसे आपके घर के अंदर आपकी मम्मी वगैरह कोई भी थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी दही की मात्रा डाल के रख लेते हैं और सुबह देखते हैं तो वह दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सूक्ष्म जीव के द्वारा एक बैक्टीरिया होता है, जैसे सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है जो दूध को दही के अंदर परिवर्तित कर देता है। यानी कि वह दूध में जनन करके दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो दूध का दही बनना कौन से जीवाणु द्वारा? लैक्टोबैसिलस। ये नाम याद रखना आप कि दूध का दही में परिवर्तन जीवाणु द्वारा होता है और उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। अच्छा, नेक्स्ट पेज अपन देखें अब आगे। जैसे आपके घर के अंदर आपकी मम्मी वगैरह आटा वगैरह गूंथती है तो थोड़ी देर बाद देखते हैं आप फूल जाते हैं, है ना। आपके घर में केक वगैरह भी बनते हैं, आप केक ब्रेड देखते हैं फूल जाते हैं। वो फूल क्यों जाते हैं? अपन एक क्रिया करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर ½ किलो, ½ किलो है ना, ½ किलो मैदा या आटा ले लो। क्या लिया आपने? मैदा और आटा। उसमें थोड़ी चीनी डालकर और हल्का सा गर्म पानी करके उसको गूंथ दो। आटा गूंथते हैं भाई, मैदा ले लिया ½ किलो, 1-2 चम्मच आपने चीनी डाल दी, गर्म पानी डाल के उसको आटे जैसा गूंथ दो। आप उसमें थोड़ी सी मात्रा चीनी और उसके अंदर थोड़ी यीस्ट डालना, उसके अंदर यीस्ट डालना अपन भूल गए हैं। 4 आइटम हैं, मैदा ½ किलो, 2 चम्मच चीनी, पानी और यीस्ट, 1 चुटकी यीस्ट डाल के उसको गूंथ लो। आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद देखोगे तो वो आटा धीरे धीरे फूल जाता है। जैसे ये आपने गूंथ के रख लिया था और ये फूल गया। क्यों फूला? उसका कारण देखो, यीस्ट जो होता है तीव्रता से जनन करके, यानी कि यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा केक और ब्रेड बनते हैं। तो यीस्ट जनन के अंदर अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जो गैस है ना, ये गैस के बुलबुले यानी कि उस मैदे का आयतन बढ़ा लेते हैं। मैदा क्यों फूला? क्योंकि इसके अंदर यीस्ट था, उसने जनन क्रिया की, उस जनन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। उस गैस के बुलबुलों के कारण मैदे का आयतन बढ़ गया। तो इस प्रकार हम ब्रेड, केक आदि भी बना सकते हैं। और भी देखें आगे, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग आप देखोगे कि बड़े स्तर पर जो एल्कोहल, शराब जो बनती है वह भी सूक्ष्म जीव द्वारा बनती है। शराब सूक्ष्म जीव के द्वारा बनती है। जैसे जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल का उत्पादन होता है। जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस के अंदर यीस्ट की मात्रा मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे एल्कोहल, शराब में बदल जाता है। एक प्रयोग भी अपन कर सकते हैं इसके अंदर। एक बीकर लीजिए आप 50 ml का,
है ना, आधे लीटर का एक बीकर ले लीजिए। उस बीकर के अंदर आप 3/4 भाग, भाई आपने बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर 3/4 भाग यानी कि आधे से ज़्यादा आप उसके अंदर जल डाल दीजिए। अब इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर, 2 चम्मच चीनी और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दो। उसको आप हिलाकर उष्ण यानी कि कुछ गर्म स्थान पर आप रख लो ढक कर। अब कुछ समय बाद देखोगे तो उसके अंदर एक गंध आने लग जाएगी। वो गंध होगी एल्कोहल की। किसकी गंध होती है? एल्कोहल की। हमने क्या किया, एक बार वापस देखो आप, आधे लीटर का एक बीकर ले लिया, उस बीकर के अंदर हमने आधे से ज़्यादा जल डाल दिया, यानी 3/4 भाग आपने जल डाल दिया। 3-4 चम्मच चीनी डाल दी और आपने क्या डाला है, यीस्ट, आधा चम्मच यीस्ट डाला है। कौन कितनी चीज़ें डाली है? पानी, चीनी और यीस्ट डाल दी। उसको आप गर्म स्थान पर ढक कर रख लो। आप कुछ समय बाद देखोगे तो उसके अंदर एक गंध आएगी, यानी कि ये गंध एल्कोहल की है। किसकी है? एल्कोहल। जो चीनी के एल्कोहल में बदलने के कारण इसको किण्वन कहते हैं। इसमें क्या हुआ, चीनी एल्कोहल में बदल गई, इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अच्छा, किण्वन का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने 1857 में। यह मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किण्वन का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने सन 1857 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखो आप, सूक्ष्म जीवों के औषधिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों के औषधिक उपयोग। औषधि का मतलब होता है दवाइयाँ। जैसे आप बीमार हो जाते हो, आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, तो डॉक्टर्स आपको कुछ टैबलेट्स वगैरह लिख के देते हैं, दवाइयाँ लिख के देते हैं ना। तो उसके बारे में है, देखो आप, भाई आप गए, आपको कुछ कैप्सूल गोलियां वगैरह देते हैं और इनका उपयोग हम बीमारी में करते हैं ताकि अपन जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो जैसे आप ये क्या बीमारी होती कैसे, मेन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर्स हमको एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव द्वारा है। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाएं कहते हैं। किनको कहते हैं? यानी कि ये बीमारी, यानी कि जो बीमारी है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर लेती है। ये टैबलेट्स क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन भी हुआ है, जिसे स्ट्रेटोमाइस है ना, टेक्सामाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, सामान्य रूप से इनका उपयोग प्रतिजैविक के लिए किया जाता है। आज हम यही पढ़ेंगे। हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लो और जो मेन पॉइंट थे आपकी कॉपी के अंदर नोट करके इनको याद कर लेना। थैंक यू।